शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नए प्रस्तावित ऊर्जा पार्क एवं राज्य में कौन सुमेलित नहीं है। प्रस्तावित नए ऊर्जा पार्क और राज्य में कौन सुमेलित नहीं है। तो कोबाड़ा आंध्र प्रदेश में जो है वो क्या है, वो सुमेलित है। मरकंडी गुजरात में सुमेलित नहीं है। भीमपुर मध्य प्रदेश सुमेलित है। माही बंसवाड़ा राजस्थान में सुमेलित है। मरकंडी जो है वो कहाँ है, गुजरात में नहीं है, यह है उड़ीसा में। क्या है, उड़ीसा में है। मरकंडी जो है वो उड़ीसा में है। बागी या झटका जो है वो मध्य प्रदेश में है। जैतपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये सभी जगह है प्रस्तावित ऊर्जा पार्क है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न कि सर्वप्रथम विकसित किया गया मानवीय रोबोट कौन है। सर्वप्रथम विकसित किया गया मानवीय रोबोट कौन है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, असीमो। क्या है, असीमो। यह 2000 ईस्वी में होंडा द्वारा विकसित किया गया जो है ह्यूमनॉइड है। क्या है, ह्यूमनॉइड है। मानवीय रोबोट एक सोफिया है जो हैंसन रोबोटिक्स है, 2016 में विकसित किया गया था। एटलस है जो बोस्टन डायनामिक्स द्वारा विकसित किया गया था 2013 में। और AMECA इंजीनियर्स आर्ट्स द्वारा विकसित किया गया था 2021 में। नादिन जो है कोकोरा द्वारा विकसित किया गया था, और ये है 2013 में विकसित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबता दिशा में जो है वो कंपन करते हैं, लंबता दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग की विशेषता होती है कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबता कंपन करते हैं, और यह जो है वो क्रेस्ट यानी श्रृंग और ट्रॉफ, क्या है, श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। इस तरह के रूप में वो आगे बढ़ता है। जो ये ऊपर रहता है वो श्रृंग रहता है, और जो नीचे का भाग है वो क्या है, गर्त है। क्या है, गर्त है। अगला है निम्न संख्या श्रृंखला में आगे क्या आएगा। 12, 23, 34, 45। 12 से देख रहे हैं 23 गया है तो क्या किया गया, +11 किया गया। 23 से 34 +11 किया गया। 34 से 45 +11 किया। 45 से प्लस अगर 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर निश्चित कोड भाषा में हेड को ईयर्स, ईयर्स को आई, आई को स्किन, स्किन को हेड लिखा जाता है, तो रतौंधी किससे संबंधित है। तो रतौंधी जो है वो आई से संबंधित है, और आई को क्या बोला जा रहा है, स्किन बोला जा रहा है, यानी त्वचा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा सी, पांचवा का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे पद में उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ देखना है कि जो मैजिक से, MAGIC, मैजिक से जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, NCGMH लिखा गया है। तो यहाँ से जो है M से N गया है, M से N गया है +1 है। A से C गया है 2 है। G से J गया है 3 है। I से M है +4 है। C से H गया है +5 है, यानी एक एक बढ़कर यहाँ प्लस में किया गया है। तो उसी तरह लिखेंगे WITCH के। W से +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो W से +1 करेंगे तो X होगा। I से +2 करेंगे तो हो जाएगा K। T से +3 करेंगे तो W। C से +4 करेंगे तो G, और S से +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो छठा के जो हमारा आंसर हो जाएगा वो A आ जाएगा। क्या है, A। अगला है दो कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से शुरू होती है। पहली कार जो है वो उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। पहली जो कार है वो क्या करती है, शुरू होती पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। उसके बाद बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करती है, आगे मुड़ती है 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। दूसरी कार जो है 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यात्रा करती है। क्या करती है, यहाँ से, तो यहाँ से 5 किलोमीटर जो है वो दक्षिण की तरफ यात्रा करती है। उसके बाद दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। यहाँ से ये 8 किलोमीटर इधर चलती है, 8 किलोमीटर यात्रा करती है। उन कारों के बीच की दूरी अब क्या रह गया, तो बीच की दूरी जो है यही रह गया। तो 10 और +5 क्या हो जाएगा, 15। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 15 किलोमीटर हो जाएगा। उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। अन्य से यहाँ पर जो है वो भिन्न है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 4। 4 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में यदि एक डिजाइन में 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजाएं डिजाइन दी गई है, तथा यदि एक डिजाइन में 4 भुजाएं तो 4 डिजाइन दी गई है। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 भुजाएं और 2 ही डिजाइन दिए गए। त्रिभुज है 3 डिजाइन, चतुर्भुज है 4 भुजाएं, त्रिभुज है तो 3 भुजाएं। तो ये अगर पंचभुज है तो 5 डिजाइन होने चाहिए, लेकिन 2 ही है, तो असंगत कौन सा है, डी हो जाएगा। बंदूक, गोली, टॉर्च, और इसका आंसर हो जाएगा
क्या है, बैटरी। क्या हो जाएगा, बैटरी। जिस प्रकार बंदूक के अंदर गोली डालकर चलाया जाता है, उसी प्रकार टॉर्च के अंदर बैटरी डालकर जो है जलाया जाता है। इस श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर देखिए 5 है, 12 है, 26 है, 54 है, 110 है। 5 से 12 गया तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10 प्लस 2 हो जा रहा है 12। अच्छा, इसमें देखते हैं होता है कि ना, 12 गुना 2 24 प्लस 2 26 हो जा रहा है। 26 गुना 2 52 प्लस 2 54 हो जा रहा है। 54 गुना क्या है, 54 गुना जो है वो 2 हो जाएगा। 54 गुना 2 प्लस 2 110 है, और 110 से अगर हम गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो 220 प्लस क्या हो जाएगा, 222। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हमारा जो है वो सही आंसर होगा। एथलेटिक्स में IAF विश्व चैंपियनशिप खाली स्थान से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ए 1997। 1997 से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई है। विश्व एथलेटिक्स, जिसे पहले इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन और फिर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IAAF के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना जो हुई थी 17 जुलाई 1912 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में की गई थी, और एथलेटिक्स विश्व चैंपियन का पहला आयोजन 1983 ईस्वी में हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 ए। क्या है, अनुच्छेद 338 ए में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का जो है वो प्रावधान किया गया है। अगर अनुच्छेद 341 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेकर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न जाति, मूल वंश आदि की सूची तैयार करेगा। अनुच्छेद 16 जो है अवसर की समानता का उपबंध है, और अनुच्छेद 82 का मतलब होता है कि लोकसभा में स्थान का निर्धारण प्रत्येक जनगणना के बाद निर्धारण करने से संबंधित है। अगला है, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस काव्य कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान से जो है सम्मानित किया गया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, रौद्र सातविकम के लिए। किसके लिए किया गया था? रौद्र सातविकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान जो है 1991 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को मिला था। किसे? हरिवंश राय बच्चन को सम्मानित किया गया था। 33वां व्यास सम्मान उत्तर प्रदेश के जो है वो मुरादाबाद के प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती की उनकी कृति यादें यादें और यादें को के लिए दिसंबर 2023 में सम्मानित किया गया है। क्या है? किया गया है 33वां व्यास सम्मान। और 33वां सरस्वती सम्मान किसे है? तो कवि प्रभा वर्मा की उनकी कृति जो है वो रौद्र सातविकम के लिए किया गया था। अगला है, न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। क्या है? बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो, और इस आदेश को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अगला है, खाली स्थान मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, M3। M3 जो है मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। M3 पैसे की आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जो है उपाय है। M3 को कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है। मुद्रा आपूर्ति मुद्रा का कुल भंडारण का केवल वह भाग है जो किसी समय विशेष पर जनता के पास होती है। RBI मुद्रा आपूर्ति के 4 वैकल्पिक वर्गों में बांटा है। किसमें? M1 में, M2 में, M3 में और M4 में। यानी M1 M2 को संकुचित मनी यानी नैनो मनी कहा जाता है। M1 M2 को क्या कहा जाता है? नैनो मनी कहा जाता है। और M3 M4 को जो है विस्तृत मनी यानी क्या कहा जाता है? ब्रॉड मनी के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। क्या है? सराय लॉर्ड लिटन के समय भारतीयों को ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर, खान बहादुर और सरदार बहादुर उपाधियां प्रारंभ की गई। लॉर्ड लिटन का वायसराय के रूप में कार्यकाल जो था वो कब से कब था? 1876 से 80 ईस्वी के मध्य था। राय बहादुर की गई
लॉर्ड लिटन का वायसराय के रूप में कार्यकाल जो था वो कब से कब था? 1876 से 80 ईस्वी के मध्य था। राय बहादुर की उपाधि हिंदुओं एवं ईसाइयों को दिया जाता था। खान बहादुर की उपाधि मुस्लिमों को एवं सरदार बहादुर की उपाधि सिखों को दी जाती थी। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह का विषय क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश राज से आजादी की याद में मनाया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाए थे। स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक किराना विक्रेता 300 प्रति किलोग्राम और 160 रुपया प्रति किलोग्राम की दो किस्मों की चाय को इस अनुपात में मिलाता है कि वो मिश्रण को 187 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर दुकानदार 10% का लाभ अर्जित करता है। किराना विक्रेता दोनों किस्म की चाय को क्रमशः किस अनुपात में जो है वो मिलाता है? तो मिश्रण का जो है वो विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य जो है वो 187 रुपया जो है वो प्रति केजी है। तो मिश्रण का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 187 बटा 110% का जो है वो क्या है? वो लाभ भी कमा रहा है, तो गुना 100 यानी हो जाएगा 170 प्रति केजी हो जाएगा। क्या है? प्रति केजी हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो पहली है वो 300 रुपये क्या है? प्रति केजी है, और दूसरी जो है वो 160 है, लेकिन उसे क्या है? 170 रुपये जो है उसका क्या है? करना है। क्रय मूल्य जो है उसका 170 रुपये, क्योंकि विक्रय मूल्य 10% लाभ पर 187 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब इन सब का जो है वो रेशियो में लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 130। तब मिश्रण का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? तो 1:13 होगा। क्या है? 1:13 होगा, यानी 10 बटा 130 होगा, यानी 1:13 होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5:3.1/3, 6:1/4/3.1/8 और 3.5:4.5 अनुपातों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसे लिखते हैं, यह है 5:3.1/3। इसे लिख सकते हैं 5:3 10/3, यानी क्या हो गया? 5 या 15, 15 बटा जो ये हो गया 10 हो गया, यानी 1.5 आया। चलिए इसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 6.1/4/3.1/8। इसे लिख सकते हैं 6 × 24 = 25, 25/4 अनुपात कितना हो जाएगा? 8 या 24 = 25, 25/8 हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं 8/4, यानी 2 हो जाएगा। तीसरा में लिख सकते हैं कितना है? 3.5 अनुपात जो है 4.5, इसको लिख सकते हैं 35/45, यानी 7/9, और क्या होगा? 0.77। अब इसमें से जो है सबसे बड़ा कौन हो रहा है? तो सबसे बड़ा जो हो रहा है वो क्या है? अनुपात को बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी ये वाला जो है वो सबसे लास्ट में। सबसे कम जो कौन है? ये है। तो हमारा हो जाएगा 3.5:4:5। इससे बड़ा कौन हो गया? तो 5:3.1/3, और इससे बड़ा हो गया 6.1/4/3.1/8। आंसर हमारा कौन सा आ गया? आंसर जो है 19 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ए और बी ने 5 वर्ष के लिए एक साझेदारी की। व्यवसाय की शुरुआत में उन्होंने क्रमशः 36,000 और 58,000 का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 94,000 था। इस लाभ में से बी का हिस्सा जो है वो कितना था? ए और बी की राशियों का जो अनुपात है वो कितना है? तो 5 × 36,000 अनुपात क्या है? 5 × 58,000। क्या है? 5 × 58, क्योंकि 5 वर्षों की ये साझेदारी किया गया। 5:58, यानी ये हो जाएगा कितना का? तो 18:29 का जो है अनुपात आ गया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष के अंत में उनका कुल लाभ 94,000 था, तो इस लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा? तो बी का हिस्सा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 94,000 तो पूरा लाभ है, उसमें 18 + 29 से भागा दे देंगे। बी का हिस्सा कितना? 29 है, तो गुना कर हमारा आ जाएगा कितना? 94,000 × 29। अब बटा क्या हो जाएगा? नीचे जो है 18 + 29 क्या हो गया? 47। तो इसे काट पीट करेंगे तो ये आ जाएगा 58,000। क्या है? 58,000। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1288, 230 और 276 का लघुत्तम समवर्त क्या हो जाएगा? यहाँ कह रहा है कि 1288, 230 और 276 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सीधे सीधे इसे 2 से करेंगे तो ये होगा 644, और ये हो जाएगा 115, ये होगा 100 क्या हो जाएगा?
एक 276 तो 138, फिर इसे 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 322, 115 रह जाएगा, ये 69 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, 23 से डायरेक्ट कट रहा है, क्या है 23 से ही ये कट रहा है, ये 14 बार में, ये 5 बार में और ये 3 बार में। लसा बराबर है, गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 23 गुना 14 गुना 5 गुना 3, जब इसे करिएगा तो ये आ जाएगा 19,320, क्या है 19,320। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है 21 नंबर का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ सिंपल सा इसे निकाल देना है, 8,000 का तो सीधे 8,000 मूलधन गुना समय गुना दर बटा कितना होता है 100 होता है, ब्याज निकालने के काट पीट कीजिएगा 4800 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4800 आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी, 22 का जो है वो बी होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समवर्त 37 है तो बड़ी संख्या जो है वो क्या होगा। दो संख्या जो क्रमशः कौन कौन है, तो एक है 37x और 37y है, दोनों के मसा जो है वो कितना है, मसा बराबर 37 है। अब कह रहा है 37x गुना 37y बराबर गुणनफल दिया हुआ 4107 है, यानी एक्स बाई बराबर हो जाएगा 4107 बटा 37 गुना 37, ये कितने बार में हो जाएगा 3 बार में आ जाएगा, यानी x का जो मान होगा 1 और 3 तब होगा, y का मान 3 1 होगा, यही हो सकता है। तो बड़ी संख्या जो हो जाएगा, बड़ी संख्या इसमें से कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 37 बराबर ये हो जाएगा 111 हो जाएगा, क्या है 111 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक ठोस गोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोले का जो है वो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या 42/2 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब गोले की जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 हो गया, पाई का मान क्या होता है 22/7 और r 21 ला है तो 21 गुना 21 हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कीजिएगा 5544 जो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10 रुपया समतुल्य वाले 400 शेयर का वार्षिक लाभांश ज्ञात करें यदि प्रति तिमाही लाभ का दर जो है वो 5% है, यानी कह रहा है कि प्रति तिमाही लाभ दर कितना है, तो लाभ दर जो है वो 5% है, तो हो जाएगा वार्षिक लाभ दर कितना हो जाएगा, तो एक साल में 4 तिमाही होता है, 5 गुना 4 बराबर 20% हो जाएगा। कुल लाभांश बराबर कितना हो जाएगा, कुल लाभांश बराबर हो जाएगा 10 गुना 20%, क्या है 10 गुना 20% और गुना 400, यानी आ जाएगा कितना 800। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुल लाभांश बराबर हो जाएगा 10 गुना 20% जो आया और गुना जो है वो 400 शेयर का है, तो हो जाएगा कितना 800। निम्न में से कौन जैव संहति यानी बायोमास ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जैव संहति ईंधन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। जैव ईंधन ऊर्जा का वह स्रोत है जो पशु जो है अपशिष्ट और पौधे की सामग्री से प्राप्त होता है। अगला है, जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं, यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, विसरण के कारण। जल में जो है उपस्थित वायुमंडलीय गैसों की उपस्थिति के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं, यह गैस के विसरण गुणधर्म के कारण जो है वो संभव है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को जो है वो विसरण कहते हैं, यानी डिफ्यूजन कहते हैं। जल में स्याही की बूंद डालने पर समांगी विलयन का बनना जो है वो विसरण का क्या है, उदाहरण है। अगला है, मानव आहार नाल में भोजन विभिन्न हिस्सों में किस सही क्रम में यात्रा करता है, और इसका आंसर हो जाएगा पहले मुख में जाता है, फिर ग्रसिका में, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत में और लास्ट में जो है बड़ी आंत में जाता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान अक्षर समूह का जो है वो चयन करना है। तो हमारा यहाँ देखते हैं कि ए से डी गया है +3 हुआ है और डी से एल गया है +8 है। तो हमारा यहाँ देखते हैं कि ए से डी गया है +3 हुआ है
और डी से एल गया है +8 हुआ है, पी से टी गया है +4 है, टी से बाई गया है +5 है। यहाँ 3 और 8 था, यहाँ 4 और 5 है, दोनों तो डिफरेंस है, लेकिन अगला हम देखते हैं कि क्या है। तो एल से जो है पी गया है +4 है और पी से यू गया है +5 है, यानी +4 +5 इसमें है, तो इसमें भी यही होगा। तो हमारा डिफरेंस जो हो जाएगा वो कौन सा है, ए है, यानी जो अंतर है वो क्या है, असमान ए है। दिया गया वेन आरेख निम्नलिखित समूहों में से किसे सर्वोत्तम ढंग से जो है वो दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है अगर मान लिया कि ये सप्ताह हो जाएगा, तो सप्ताह किसके, महीने के अंदर आते हैं, और महीने जो क्या है किस में आते हैं, साल के अंदर आते हैं। तो आंसर हो जाएगा सप्ताह महीने साल, डी हो जाएगा, क्या है, डी। अगला प्रश्न है, जानकारी को ध्यान से पढ़े और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे। यहाँ व्यंजक ये दिया हुआ है, इसके अनुसार बताना है कि एस का एन से क्या संबंध है। तो यहाँ हो गया कि एच ग्रेटर देन आर, मतलब हो गया आर की जो है वो बेटी एच है, क्या है, एच है। यानी यहाँ पर हम बनाते हैं फिगर, जो है आर की जो बेटी कौन सा है, आर की बेटी एच है, कोई यहाँ पर आर है, उसकी बेटी जो है वो एच है, ये हो जाएगा बेटी। उसके बाद आर और डॉलर का संबंध है किसमें, एस में है। तो इससे पता चल जा रहा है कि जो एस का पिता है वो कौन है, पिता आर है, क्या है, पिता है आर है। यानी यहाँ पर हो जाएगा एस का जो पिता है वो आर हो जाएंगे, एस का पिता जो है वो आर है, तो एस का पिता हो जाएंगे आर, तो यहाँ हो जाएगा एस, और एस के ये पिता हो जाएंगे आर। तो ये दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्या है, भाई हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है किससे, एस एट द रेट ऑफ जो है वो टी है, तो एस एट द रेट ऑफ टी बराबर हुआ टी का जो है वो बेटा क्या है, एस है, टी का जो बेटा एस है, यानी टी का जो है बेटा ये भी एस है, बेटा एस है, ये हो जाएगा टी। उसके बाद करा टी ग्रेटर देन एन बराबर एन की बेटी जो है बेटी टी है, यानी एन की जो बेटी है, कहाँ एन कोई है, यहाँ पर इसकी जो बेटी है वो टी है। अब बताना है एस का, क्या है, एस का एन से, एस का जो है एन से बताना है, यानी यहाँ से तो एन की बेटी जो है वो क्या है, टी है, और टी का जो है एक बेटा क्या है, एस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा, नाती। बेटी का जो है बेटा क्या हो जाता है, नाती हो जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। किसी विशिष्ट कुछ भाषा में लोड को इस तरह, क्लीन को इस तरह कूटबद्ध किया गया, उसी भाषा में स्ट्राइक को कैसे किया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, शब्दकोश के अनुसार जो है ये लिखना होगा। अगर मान लिया कि LOAD है, तो यहाँ देखिए शुरू होता है 2 ये सबसे, तो इसे लिख देते हैं क्या है, शब्दकोश के अनुसार से ADLO, क्या है, ADLO। अब विपरीत का स्थानीय मान लिखा गया है यहाँ पर। अगर मान लिया कि A के विपरीत कितना होगा, वो 26 है, और लिखा गया है क्या है, 27, यानी इसमें भी +1 जोड़ के 27 लिखा गया है। डी के जो विपरीत होता है वो कितना होता है, 23, इसमें क्या किया गया, +1 जोड़ के 24 लिखा गया है। एल का जो विपरीत होता है वो कितना होता है, वो होता है 15, अब इसमें से +1 जोड़ के जो लिखा गया है 16। ओ के विपरीत होता है 12, उसमें +1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13। यानी लोड को पहले क्या किया गया है कि अल्फाबेटिकली लिखा गया है, ADLO, उसमें भी इसका क्या किया गया है, विपरीत अक्षर क्या गया है, विपरीत अक्षर के स्थानीय मान को किया गया, विपरीत अक्षर का स्थानीय मान देखा गया, उसमें +1 किया गया है, उसमें +1 किया गया है। इतना सारा जो है वो कॉन्सेप्ट लगाया गया है, यानी शब्द के अक्षरों को पहले वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है, फिर प्रत्येक अक्षर के विपरीत स्थानीय मान में 1 जोड़कर कोड किया गया है, तब हमारा ये कोड आया। उसी तरह क्लीन का किया गया है। तो अगर हम स्ट्राइक के करते हैं STRIKE, अब इसके जो विपरीत लिखेंगे वो कितना हो जाते हैं, अल्फाबेटिकली पहले लिखेंगे तो E होगा, I होगा, K होगा, R होगा, S होगा, T होगा। अब इसको विपरीत, E के विपरीत क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, I के विपरीत 18 हो जाएगा, K के विपरीत जो है वो 16 हो जाएगा, R के विपरीत 9 होगा, S के विपरीत 8 होगा, T के विपरीत जो है वो क्या होता है, 7 होता है। और सब में एक जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 23, 19, 11, 10, 9, 8, इतना आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो 32 के बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काफ़ी जो अच्छा प्रश्न भी है और काफ़ी ये हार्ड लेवल का भी है, क्या है, काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी हार्ड लेवल का भी है। अगला है कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न। कह रहा है कि सभी नींबू बेर है। अगर मान लिया कि ये नींबू है तो सभी नींबू जो क्या है, ये हो जाएगा बेर, क्या है, बेर। उसके बाद कह रहा है कि सभी बेर जो है वो क्या है, तो वो खजूर है,
ये हो जाएगा खजूर, क्या है, खजूर। उसके बाद कह रहा है कि कुछ खजूर आम है, कुछ जो है ये खजूर है, ये क्या है, आम है, आम है। अब यहाँ से निष्कर्ष निकालना है। कुछ नींबू जो है आम है, गलत है। कुछ आम बेर है, ये भी गलत है। सभी नींबू खजूर है, सही है। कुछ आम खजूर है, ये भी सही है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। तीसरा और चौथा जो है वो दोनों अनुसरण कर रहा है। आइए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में 62-19 का अर्थ ये है, 26-46 का अर्थ ये है, तो मुंबई इज वेरी फेमस के लिए निम्नलिखित में से किस कूट का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। तो ऊपर के दी गई कोड से स्पष्ट है कि जितनी अक्षर से शब्द बनाया गया है वही उसका कोड है। तो सचिन को 6 अक्षरों द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 34 का, तो वो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। मुंबई इज वेरी फेमस, तो 6 2 4 6 हो जाएगा। अगला है कथन में दिए गए प्रश्न को विचार करें और निर्णय लेकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है, किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है। ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है, इससे पता नहीं चल रहा है कि क्या रंग है। ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है, इससे भी जो है वो पता नहीं चल रहा है कि क्या है। तो आंसर जो हो जाएगा कि दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है, क्योंकि इससे किचन के ग्रेनाइट का रंग पता नहीं चल रहा है। अगला है 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग की स्थापना किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को जो है स्थापना किया गया, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए क्या है, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, दीवाने अर्ज, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा विभाग था, क्या है, रक्षा विभाग। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की थी, कि है, सैन्य विभाग की स्थापना की थी। इसमें सैन्य विभाग नहीं है, यानी रक्षा विभाग है, और इसका अध्यक्ष जो है आरिज ए मुमालिक कहलाता था। अगला है उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का योजना बनाया गया है। उस मिशन का नाम क्या है जो पहली बार निजी स्पेस वॉक का योजना बनाया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, पोलारिस डॉन मिशन, क्या है, पोलारिस डॉन मिशन के तहत पहली बार निजी स्पेस वॉक का योजना बनाया गया है। पोलारिस डॉन एक निजी मानव अंतरिक्ष यान जो है वो मिशन है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक सही अभिव्यक्ति है, क्या है, सही अभिव्यक्ति है। तो निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। निवल निवेश बराबर जो होता है सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास होता है। सकल निवेश वह राशि है जो किसी कंपनी के मूल्यह्रास पर विचार किए बिना विशेष परिसंपत्तियों या संपूर्ण व्यवसाय में निवेश किया है। सकल निवेश की गणना पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त करने पर किए गए कुल व्यय की गणना करके की जाती है। शुद्ध निवेश मूल्यह्रास के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एक समयावधि में पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि या पूंजीगत सामान खरीदने के लिए किया गया वास्तविक व्यय है। नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं, नदी के डेल्टा भाग में किस प्रकार के वन मिलते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्रोव वन मिलते हैं। मैग्रोव अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार क्षेत्र, असम का ऊपरी भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहां व्यापारिक महत्व के वृक्ष महोगनी, अबनूस, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना पाए जाते हैं। अगला है अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, अमृतसर की संधि पर, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1809 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। 25 अप्रैल, क्या है, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी के चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि ने कश्मीर में डोगरा शासन की जो है शुरुआत की। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध के दौरान महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल डोगरा ने सिखों के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य की मदद की थी। सतलज नदी को अंग्रेजों और रंजीत सिंह के बीच की सीमा के रूप में तय किया गया था। इस नदी के पूर्वी भाग अंग्रेजों का अधिकार माना गया और पश्चिमी भाग को रंजीत सिंह का अधिकार जो है वो माना गया। अगला है इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल थे, और इसका आंसर हो जाएगा डी, अरविंद घोष, क्या है, अरविंद घोष। अलीपुर बम षड्यंत्र जो हुआ था कब हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। अरविंद घोष के बारे में कहा जाता है कि यह गर्म दल के पहले नेता थे जिन्होंने बाद के समय में क्रांति का रास्ता अपना लिया था। अलीपुर बम प्रकरण को मनिकटोला बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाता है, मनिकटोला बम कांड के नाम से भी जाना जाता है।
अलीपुर बम प्रकरण को मनिकटोला बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाता है? मनिकटोला बम कांड के नाम से भी जाना जाता है। अलीपुर बम प्रकरण में अनुशीलन समिति की कई क्रांतिकारियों पर जो है मुकदमा चलाया गया था। खुदीराम बोस को 11 अगस्त, क्या है, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दी गई थी। क्या है? फांसी दी गई थी। यह सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी थे। अगला है, यदि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर हाफ है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो है वो मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हाफ कर देंगे। फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हाफ हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया हाफ हो गया। क्या है? हाफ हो गया। यानी इधर माइनस वाला इधर चला गया, ये हाफ को इधर लाए तो फिर भी हाफ रह गया। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ये स्क्वायर में है तो इधर चला गया रूट में, तो प्लस माइनस 1/2। आंसर जो हमारा हो जाएगा 43 के डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से जो है वो 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई एक वृत्त है और बाहर कोई क्या है? P बिंदु है। क्या है? यहाँ O केंद्र है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से कह रहा है क्या? वृत्त पर स्पर्श रेखा PQ और PR का युग्म खींचा जाता है तो चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी यहाँ पर O है, यहाँ से ये खींचा गया है स्पर्श रेखा और एक यहाँ से ये खींचा गया है स्पर्श रेखा। क्या है? स्पर्श रेखा खींचा गया। ये हो गया R हो गया, ये हो गया Q, ये हो गया P हो गया। ये जो है वो 90 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री हो गया। ये 5 है और कह रहा है कि कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से जो ये दूरी है वो है 13 सेंटीमीटर। क्या है? 13 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज OQP में OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस जो हो जाएगा PQ स्क्वायर। OP स्क्वायर बराबर होगा OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर हो जाएगा। यानी 13 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर। तो PQ के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 144। तो PQ बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। क्या है? PQ बराबर जो हमारा आ गया वो 12 आ गया। अब हमें निकालना है क्या है? तो कह रहा है कि चतुर्भुज इतना का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी हमें एक चीज़ और निकालना होगा। त्रिभुज ORP में OP स्क्वायर बराबर OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 13 के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर प्लस PR के स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा PR बराबर कितना हो गया? ये भी 12 सेंटीमीटर आ गया। PQ भी 12 सेंटीमीटर आ गया। तो चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर जो होगा वो त्रिभुज OQP का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ORP का क्षेत्रफल। ये दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा हाफ इंटू 12 गुना 5 प्लस हाफ इंटू 12 गुना 5, यानी हो जाएगा 30 प्लस 30 बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हमारा कितना हो गया? ए आ गया। 44 का जो है वो आंसर आ जाएगा ए। 60 जो है इसका आंसर आ जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है कि n संख्याओं का माध्य जो है x डैश है, प्रत्येक संख्या में k से गुना करने पर नया माध्य होगा। तो आइए इसे निकालते हैं। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि n संख्याओं का माध्य जो है वो कितना है? वो है x बार है। तो प्रत्येक संख्या में k से गुना करने पर नई माध्य जो निकलेगा वो कितना बनेगा? k इंटू एक्स बार हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई जो है क्रमशः 14.35 मीटर और 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी?
तो यहाँ पर जो है वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा की माप बराबर जो हो जाएगा 1435 सेंटीमीटर तथा 1155 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। क्या है, मसा बराबर कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी फर्श का क्षेत्रफल, क्या है, फर्श का क्षेत्रफल अब बटा हो जाएगा एक टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1435 गुना 1155 अब बटा हो जाएगा 35 गुना, दशमलव हटा दिए ताकि कैलकुलेशन में आसान हो। 35 गुना 35 बराबर, इसे काट पीट कीजिएगा, 41 गुना 33 आएगा। 1353 टाइल्स, क्या है, 1353 टाइल्स की जो है वो जरूरत होगा। सबसे पहले क्या है ना, वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा की माप निकाल लिया। वो कैसे निकालते हैं, तो जो हमारा लंबाई और चौड़ाई दिया हो गया है उसका मसा निकालेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा कितना, कि वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा की माप आ जाएगा। नेक्स्ट है, तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति जो है 4500 में 15 लीटर अधिक तेल खरीदता है। तेल का प्रारंभिक मूल्य जो है प्रति लीटर कितना था। तो यहाँ पर जो है 20% क्या है, कमी हो गया है, तो 15 लीटर अधिक तेल खरीद रहा है। अगर 100% हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 बटा कितना, 20 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा, 75 लीटर, क्या है, 75 लीटर। तो प्रारंभिक मूल्य जो हो जाएगा वो कितना, 4500 बटा 75 माइनस 15 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4500 बटा 60 बराबर 75 रुपये पर लीटर हो जाएगा। क्या है, 75 रुपये जो है पर लीटर हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य। क्या है, प्रारंभिक मूल्य। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी अगर मान लिया कि उसका क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य जो हो जाएगा वो 132 रुपया हो जाएगा। क्या है, 132 रुपये, क्योंकि 32% अधिक अंकित किया। अब कह रहा है 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर ही बेच देता है, यानी 3/5 वस्तुओं को जो है बेच देता है अंकित मूल्य। तो पहले क्या है, कुल विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/5 वस्तुओं को बेचता है कितना है, जो है अंकित मूल्य पर बेचता है। चलिए, उसके बाद कह रहा है 1/5 वस्तुओं के अंकित मूल्य का 20% की छूट देते हुए बेचता है। यानी 1/5 वस्तु को 132 रुपया अंकित मूल्य है, उस पर बेचना चाहिए, लेकिन उस पर क्या करता है, छूट दे रहा है कितना, 20% का। तो 100 माइनस 20/100 हो जाएगा। प्लस कह रहा है कि शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता था। शेष कितना बचा, तो 3/5 प्लस 1/5 है, और एक में ये घटा देना है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो आ जाएगा 5, यहाँ तो कॉमन ही हो गया, तो ये 5 माइनस 3 प्लस 1 4, यानी 1/5 बच गया। क्या है, बच गया जो है 1/5। तो अब 1/5 वस्तु इस पर कितना, 40% की छूट दे रहा है, यानी 132 ये हो गया, छूट दे रहा है कितना, 40% के, यानी 40/100। बस इतना को ही हमें क्या करना होगा, कि कैलकुलेट करना होगा। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 396 प्लस 105.6 प्लस 79.2 आएगा, यानी आ जाएगा 116.16 रुपया। ये कुल विक्रय मूल्य आ गया। तो कह रहा लाभ और हानि क्या होगा। अब क्रय मूल्य क्या था, 100 रुपया था, कुल विक्रय मूल्य 116.16 है, तो उसे लाभ ही हुआ है। तो लाभ कितना हुआ, तो 16.16 रुपया हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो गया, 16.16 बटा 100 गुना 100 बराबर 16.16%। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकाशक जो है वो थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभ और मार्जिन पर 312 में बेची जाती है। थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी माना कि जो है थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है, x है। क्या है, x है। अब x गुना 100 प्लस 25/100 ये लाभ पर बेचता है, किसको बेचता है, खुदरा विक्रेता को बेचता है। फिर इस पर ये क्या करता है, ये बेचता है किसको, 25% के लाभ पर बेचता है। 25% के लाभ पर तो बेच दिया, अब वो ग्राहक को 20% के लाभ पर बेचता है ग्राहक को। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20/100 बराबर कितना में बेचा, 312 रुपया में। यहाँ से x के मान x गुना
x गुना 5/4 गुना 6/5 बराबर 312। तो x का मान जो आ जाएगा 208 रुपया। यानी क्या कह रहा है, x हम क्या माने थे, तो क्रय मूल्य माने थे। किसका क्रय मूल्य माने थे, थोक विक्रेता के। क्या है, थोक विक्रेता के। तो यहाँ पर क्या करा है, थोक विक्रेता की पुस्तक क्रय मूल्य कितना है, तो 208 रुपया। क्या है, 208। आंसर हमारा होगा बी। 50वां नंबर, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। तब माना कि छोटी संख्या बराबर कितना है, x है। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या जो हो जाएगा x प्लस 1627 हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि x प्लस 1627 बराबर x गुना 7 अब प्लस 157। तो यहाँ से हल कर देना, 6x बराबर 1627 माइनस 157 यानी 1470 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 1470 अब बटा 6 यानी 245। अब छोटी संख्या के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 5 यानी 11। आंसर हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा। कौन सा पादप वृद्धि नियामक मिर्च में फलों को पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ट्राइएकांटानॉल। क्या है, ट्राइएकांटानॉल है। मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पादप वृद्धि नियामक है ट्राइएकांटिनॉल है। ट्राइएकांटानॉल कई पौधों के लिए एक विकास उत्तेजक है, विशेषकर गुलाब के लिए, जिसमें यह तेजी से बेसल ब्रेक की संख्या को बढ़ाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का कार्य करता है। आंसर हो जाएगा डी, उपकला उत्तक। क्या है, उपकला उत्तक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है। उपकला उत्तक अंगों को बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का जो है वो निर्माण करती है। उत्सर्जन के लिए सुंडिका ग्रंथि यानी प्रोबोसिम ग्लैंड निम्नलिखित में से किस संघ या फाइलम के जीवों में उपस्थित होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमिकार्डेटा। क्या है, हेमिकार्डेटा। 6 छात्राओं मायरा, सारा, जारा, तारा और कियारा को एक दीवार के सहारे टेक लेकर बैठाया गया है। उन सभी का मुख जो है उत्तर की ओर है। उन सभी का जो मुख है किधर है, वो उत्तर की ओर है। कितने लोग हैं, तो 6 लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ 6 लोग का है बैठने का क्या है, बना लेना होगा। उसके बाद क्या है, अमायरा मायरा के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी हुई है। तो अगर मान लिया कि यहाँ पर मायरा बैठी हुई है तो यहाँ पर क्या बैठी रहेगी, अमायरा। क्या है, अमायरा। उसके बाद सारा तारा के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी हुई रहेगी। अगर मान लिया कि यहाँ पर हम सारा को बैठा लेते हैं तो क्या है, तारा के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो यहाँ जो बैठी रहेगी वो क्या है, तारा बैठी रहेगी। तारा, यही हो सकता है ना, तारा बैठी रहेगी। कियारा जो है अमायरा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। कियारा जो है अमायरा के ठीक बाईं ओर बगल में बैठी हुई है। तो ये बैठी हुई है कियारा। क्या है, यहाँ पर कियारा। तारा एक सिरे पर बैठी है, बिल्कुल एक सिरे पर बैठी है। कौन सी 2 छात्राएं दोनों सिरों पर बैठी है, तो तारा और मायरा। तारा और मायरा कौन सा है, ऑप्शन बी में जो है हो जाएगा आंसर। दिए गए समीकरण में कौन से 2 चिन्हों को बदलकर समीकरण सही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार अगर हम देखेंगे तो अगर विकल्प ए को लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 2 भागा 4 गुना 10 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6। तो इधर भी 6 आ जा रहा है कैलकुलेट करके, इधर भी 6। तो आंसर हमारा ए सही हो रहा है। उस शब्द युग्म को चुने जो नीचे दिए गए युग्म के समान संबंध दर्शाते हैं। हैजा जो है वो पानी से होता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 56 के बी, मलेरिया जो है वो मच्छर से होता है। विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यहाँ पर जो हो जाएगा, अगर ऑप्शन ए को रखते हैं तो ये तार्किक रूप से जो है वो पूरी हो जाएगा, क्योंकि आकृति में जो 0 दिया हुआ है वो दिया हुआ कि संख्या 2 से बढ़ते हुए क्रमशः एकांतर क्रम में क्षैतिज तथा उद्दग्र स्थिति के अनुसार अगले स्थान पर आ रही है। अतः जो होगा कौन सा, ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें अक्षर समूह वही संबंध साझा करता है जो नीचे दिए गए अक्षर समूहों के युग्म द्वारा साझा किया गया है। यानी ओ से जो है यू गया है, ओ से यू गया है +6 है। क्या है, +6 है। टी से पी अगर गया है तो क्या है, -4 है। और जी से के गया है तो ये किया गया है +4 है। यानी हमारे पास सीरीज
+6 -4 और +4 का है। तो ठीक उसी तरह इसमें से कौन है, तो अगर हम देख रहे हैं G से M है वो क्या है, +6 है, और H से D जो है वो -4 है, और S से W जो है +4 है। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। शब्द वर्किंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला कितने अक्षर है। तो सबसे पहले अगर वर्किंग को सजाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो होगा GIKNORW है। अब उसके बाद कह रहा है कि बाएं से तीसरे अक्षर, अगर बाएं से तीसरे अक्षर तो वो हो जाएगा कौन सा, के। उसके बाद दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर जो हो जाएगा वो हो जाएगा N। के तथा N के बीच में जो है, के तथा N के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार संख्या क्या है, तो होता है KLMN होता है, यानी 2 है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा पद दी गई श्रृंखलाओं को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी यहाँ पर जो देख रहे हैं कि क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह में, तो ई से है जो क्या गया है ये नहीं पता चल रहा है, एक बीच में आ रहा है, फिर ये, तो यहाँ से देखते हैं आई से जो है के गया है +2 किया गया है, और के से एम गया है ये भी +2 है, यानी ई से जो है +2 करेंगे तो क्या होगा, जी होगा, क्या है, जी होगा। चलिए यहाँ देखते हैं डी से एफ गया, डी से एफ गया है ये +2 है, एफ से जो है वो एच गया है ये भी +2 है, यहाँ भी होगा जेड से +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी मिल जाएगा, यानी जी और बी तो मेरा मिल गया, यहीं से आंसर जो हो गया वो बी आ गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 लोगों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाए गए। मौर्य काल के उत्तरापथ महाराजमार्ग था जिसकी चर्चा अर्थशास्त्र में जो किया गया है। NH1 एवं NH2 जो NH19 नाम अब है को GT रोड के नाम से भी जाना जाता है। GT रोड को शेरशाह सूरी मार्ग या सड़क ए आजम नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश को, क्या है, हिमाचल प्रदेश को जो है राज्य का भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान 563 BC में कहाँ हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था लुम्बिनी में, क्या है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो कहा जाता है। बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, और बुद्ध सबसे अधिक उपदेश जो है और निवास किए थे श्रावस्ती में किए थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के अनुसार जो है सभी दुखों का कारण जो है वो तृष्णा है, यानी इच्छा है। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर जो थी मीरा कुमार थी, और ये 15वीं लोकसभा में रही थी, 2009 से लेकर 2014 तक में स्पीकर पद पे सुशोभित थी। 16वीं लोकसभा के स्पीकर पद को सुशोभित करने वाला दूसरी महिला सुमित्रा महाजन थी। 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला थे, और 18वीं लोकसभा के भी स्पीकर ओम बिरला ही थे। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो जीबी मावलंकर थे। अगला है सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से है। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1983 ईस्वी में। कब हुआ था, 1983 ईस्वी में हुआ था। सरकारिया आयोग ने अंतिम रूप से अपना रिपोर्ट 1988 ईस्वी में दिया था। सरकारिया आयोग अब तक केंद्र राज्यों पर गठित सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आयोग है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्य यंत्र बांसुरी से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का। क्या है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का शख्सियत का संबंध जो है वाद्य यंत्र बांसुरी से है। अगला प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7282 है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है।
यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 7282 है, जिसमें ब्याज प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि के लिए प्राप्त होने वाला मिश्र धन कितना होगा। तो ये जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में है, लेकिन जो ब्याज है वो प्रति 8 माह पर चक्रवृद्धि किया गया। तो सबसे पहले हमें मूलधन निकालना होगा। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, तो अष्ट क्या है, ये किया गया है 8 मासिक किया गया, 8 माह पर किया गया है। तो अष्टमासिक दर जो कितना हो जाएगा, अष्टमासिक दर बराबर हो जाएगा 15 गुना 8/12 यानी 10% हो जाएगा, प्रति अष्टमास हो जाएगा। अब 2 वर्ष में कितना अष्टमास होगा, तो 3 अष्टमास होगा। क्या है, अष्टमास कितना होगा, 8 महीने के 3 होगा, 8 या 24। अब 2 अष्टमास का समतुल्य चक्रवृद्धि कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 10 + 10 + 10 गुना 10/100 से निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 21%। फिर 3 कह रहा ना, 3 अष्टमास है, तो 3 अष्टमास का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 21 + 10 + 21 गुना 10/100 यानी 33.1% हो गया। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 7282 बराबर ये हो जाएगा मूलधन गुना 33.1/100। इससे क्या है, हमें मूलधन निकाल देंगे 7282 गुना 100/33.1 आ जाएगा कितना, 22,000। ये 22,000 हमें आ गया है, मूलधन आ गया। अब कह रहा है कि जो दर होगा वो कितना होगा, 15%, वो भी क्या होगा, वार्षिक होगा, वार्षिक होगा। और समय जो होगा वो कितना, 2 वर्ष हो जाएगा। तो मिश्रधन निकल जाएगा, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा कितना, 22,000 का मूलधन गुना 100 + 15 बटा 100 के पावर 2 साल है तो स्क्वायर। जब इसे हल कीजिएगा ये 29,095 आ जाएगा। क्या है, 29,095। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला है, एक कक्षा के 2 बैच ए और बी है। बैच ए में 44 छात्र, बैच बी में 56 छात्र है। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम है और बैच बी का औसत भार 39 किलोग्राम, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या हो जाएगा। तो पूरी कक्षा के औसत भार निकालने के लिए सिंपल सा है, जो क्या है 44 छात्र है उसको औसत कितना है 43 है, 43 से गुना कीजिए, प्लस कितना छात्र है बी में 56 छात्र है, उसका औसत भार कितना है 39 है, 39 से गुना कीजिए। और कितना स्टूडेंट है, तो 44 + 56, बस इतना कर देना है, जोड़ देना है दोनों को, 44 + 56 ये हो जाएगा 1892 प्लस 2184 बटा 100 यानी हो जाएगा 4076 बटा 100 यानी 40.76 आ जाएगा औसत भार पूरे क्लास का। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर जो है वो 84 है। तो कह रहा कि 2 क्रमागत सम संख्या के हैं, तो एक अगर क्रमागत सम संख्या जो है वो x है तो दूसरा क्या होगा x + 2 है। तो कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जो वर्गों का अंतर जो है 84 है, यानी x + 2 के स्क्वायर माइनस x², वर्गों का अंतर कितना है 84 है। तो ये हो जाएगा x + 2 + x इंटू हो जाएगा x + 2 - x, तो ये हो जाएगा बराबर 84। 2 × 2x + 2 बराबर 84। ये हो गया किस फॉर्म में हो गया, ये a² - b² पे हो जाता है कितना a + b × a - b पर ये किया गया है। तो ये हो गया 4x + 4 बराबर 84, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 20। क्या है, x बराबर आ गया है 20। अब आगे क्या करना है कि संख्या हमारे पास जो आया, संख्या कितना आया 20 और 22 आया। कह रहा है कि गुणनफल क्या होगा, तो 20 गुना 22 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 440। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक निश्चित दूरी को कार द्वारा 90 किलोमीटर/घंटा की चाल से तय करता है और वह स्कूटर की सवारी करते हुए 40 किलोमीटर/घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो जाएगा। तो औसत चाल बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वो जानते हैं 2v1v2 / v1 + v2 यानी 2 × 90 × 40 बटा 90 + 40 यानी हो जाएगा कितना 2 × 90 × 40 बटा 130 यानी 55.5 बटा 13 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 71 का बी हो जाएगा।
यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुनी है और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है तो परिणामतः बने आयत के क्षेत्रफल और मूल आयत के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात जो है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले तो मूल आयत है ये 1 और नई आयत हो जाएगा, नई आयत जो है वो 2 हो जाएगा। चलिए इसे निकालते हैं। अगर लंबाई इसका जो है l है तो नया का जो 3l हो जाएगा। इसकी चौड़ाई जो है b है तो ये हो जाएगा b/2 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल अगर lb है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 3lb/2 हो जाएगा, यानी 1.5 lb हो जाएगा। तो अनुपात जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3lb/2 अनुपात lb, यानी 3:2 हो जाएगा। आंसर जो हमारा कौन सा आ गया, वो हो गया ऑप्शन बी, 72 के क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर प्रश्न में है, रेकरिंग का है। आइए देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं। एक व्यंजक दिया हुआ है उसका मान निकालते हैं। तो सबसे पहले तो है 0.58 पे रेकरिंग है तो 5/8 में से 5 घट जाएगा और 100 माइनस ये 10 हो जाएगा। उसे भागा कितना करना है, तो 53/100 माइनस 1 हो जाएगा, गुना 5/33 अब प्लस जो है 10/21, अब भागा है 14 × 15 क्या हो जाएगा 15/14, उसका गुना भी करना है 5 है तो ये हो जाएगा 15×5 = 75, ये हो जाएगा 75, अब बटा क्या हो जाएगा 42 और माइनस कितना है, ये कर दे 5 दूनी हो गया तो 1/6 माइनस 1/6 कर देना। इसका जो है वो एक साथ करना होगा और इसका तो है 5/3 गुना ये तब कट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। बस इसे हल कर देना है, आ जाएगा कितना 53/90 गुना जो है 99/53 गुना 5/33 प्लस 10/21 गुना 42/75 माइनस 1/6। जब इसे हल कीजिएगा 4/15 आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ए और बी के प्राप्तांकों का अनुपात 3:4 है, बी और सी का जो है 2:3 है, तो ए सी का क्या हो जाएगा। यहाँ हमें लिखना A/B/C, इस तरह लिखिए। यहाँ दिया हुआ है 3:4 है और बी और सी के दिया हुआ है कितना 2:3 है। बच गया कौन, यहाँ पर 4 उतार दीजिए, यहाँ पर 2 उतार दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ए और सी के पूछ रहा है 6/12 हो जाएगा, यदि 2 से यानी 1/2, यानी 1 जो है अनुपात 2 हो जाएगा। आंसर हमारा 74 के क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है कि सरल करें, क्या है, सरल करें। यहाँ पर है 1/512 के पावर माइनस 2/3 भागा 1/64 के पावर माइनस 4/3 है। इसे लिख सकते हैं कितना 512 के पावर 2/3 है, माइनस हट जाएगा और ये भागा रह ही जाएगा, ये रह जाएगा 64 के पावर कितना 4/3, सिर्फ माइनस हटेगा तो 1/64 हो जाएगा, 1/512 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 8 के पावर जो है वो कितना है, 8 के पावर 2/3 गुना 3 प्लस 4 के पावर लिख सकते हैं 4/3 गुना 4, क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 8 के पावर स्क्वायर भागा, सॉरी में नहीं है, प्लस में नहीं है, ये जो है ये भागा में है, क्या है, ये भागा में, तो 8 के पावर स्क्वायर भागा 4 के पावर 4, क्योंकि ये हो जाएगा 64/16 गुना 16 बराबर 1/4। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि MS Excel 365 में हम एक संपूर्ण कॉलम को कैसे हाईलाइट करते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, Ctrl+Space दबाने से। Ctrl+Space दबाने से हो जाता है। अगर Ctrl+H करेंगे तो टेक्स्ट को रिप्लेस करेंगे, Ctrl+F करेंगे तो टेक्स्ट को खोजेंगे, Ctrl+रिटर्न करेंगे तो पेज ब्रेक देना होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी आउटपुट यानी वोलेटाइल आउटपुट है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉफ्ट कॉपी। क्या है, सॉफ्ट कॉपी। MBR का क्या अर्थ है, MBR का, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेमोरी बफर रजिस्टर्ड। क्या है, मेमोरी बफर रजिस्टर्ड। अक्षरों के उस सही संयोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से जो है वो पूरी हो जाएगी।
तो यहाँ कैसे रखना है कि वो पूरी हो जाए। अगर मान लें डी ई रखते हैं तो अगर के से ओ जाता है तो यहाँ पर ये जो है +4 है, और टी से बी जो गया है +8 है, और बाई से एफ गया है +7 है। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 484 की अगर रूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है 22 मिलेगा। क्या है, 22 मिलेगा। और ये 576 के रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 576 के करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, तो 24 मिलेगा। क्या है, 24 मिलेगा। अब √529 के करेंगे तो 23 मिलेगा। यानी 22, 24 और 23 जोड़ते हैं तो ये 69 आ जा रहा है। ठीक उसी तरह 225 को अगर करेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, ये 15 हो जा रहा है। 289 17 हो जा रहा है, आइए 16 हो जा रहा है। तो 15 तिया 45, 46, 47, 48। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 81 का, तो 81 का सी आ जा रहा है 48। इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। दी गई आकृति में कितने वर्ग है, कितने वर्ग है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 है। उपरोक्त आकृति में 3 आवर्त और 5 समूहों का वर्ग बना हुआ है, तो वर्गों का कुल समूह होगा 5 × 3 + 4 × 2 प्लस क्या है, प्लस जो हो जाएगा वो 3 × 1 बराबर 15 + 8 + 3 हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो होगा 26। आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। नेक्स्ट है कथन एवं निष्कर्ष का। 6 और 5 सम और विषम संख्या है, सम और विषम संख्या है। 6 और 5 को जोड़ने पर 11 प्राप्त होता है। निष्कर्ष, 11 जो है अभाज्य संख्या है, और इसका आंसर हो जाएगा निकाला गया निष्कर्ष जो है तर्क संगत जो है वो तर्क संगत नहीं है। क्या है, तर्क संगत। 6 और 5 सम और विषम संख्या है तथा दोनों को जोड़ने पर 11 प्राप्त होता है, जो कि एक अभाज्य संख्या है। लेकिन एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग हमेशा अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लिया कि 13 और 15 जोड़े, अरे 13 और 14 जोड़े तो कितना होगा, 4 3 7 2 27, जो कि 27 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 3 से भी डिविजेबल हो जा रहा है। तो ये सही नहीं है। 11 एक अभाज्य संख्या, निकाला गया निष्कर्ष जो है तर्कसंगत नहीं है। एक निश्चित कूट भाषा में जुडिशियल को इस तरह लिखा जाता है, तो ग्लोरियस को कैसे लिखा जाएगा। JUDICIAL को लिखा जाता है UJIDICLA है, यानी ये हो जाएगा U से यहाँ, J से यहाँ, D से यहाँ CIAL है, यानी हो जाएगा GLORIOUS। इसे लिख सकते हैं LGROOISU। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 84 के C। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, एक निष्कर्ष निकाला गया है। उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो दिए गए निष्कर्ष को उचित ठहराता हो। कथन है ऑक्सीजन एक गैस है, सिलेंडर में गैस होती है। निष्कर्ष, सिलेंडर में ऑक्सीजन होती है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा कि निकाला गया निष्कर्ष जो संभवतः सही हो सकता है, संभवतः हो सकता है, सिलेंडर में ऑक्सीजन हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के भी सिलेंडर होते हैं। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन के समय जो है ये पारित किया गया था। इससे विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण जो है वो बढ़ गया था। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1899 से 1905 ईस्वी तक। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पंजाब में स्थित है। क्या है, पंजाब राज्य में स्थित है तख्त ए अकबरी नामक मंच, जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। क्या है, 1556 ईस्वी के पंजाब के गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर किया गया था। और जिस समय अकबर का राज्याभिषेक किया गया था उस समय आयु जो लगभग था वो कितना, 14 वर्ष था। क्या है, 14 वर्ष था। 14 फरवरी को हुआ है और 14 वर्ष के लगभग आयु था। अगला है यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, यूनेस्को का जो है वो पूर्ण रूप क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 ईस्वी के। और मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय पेरिस में है। क्या है, पेरिस में है। क्या है, पेरिस में है। भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य देश बना था।
वर्ष खाली स्थान से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड के रूप से प्रज्वलित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1971 से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियस द्वारा किया गया है। इंडिया गेट का निर्माण जो है 1931 में पूरा हुआ था। क्या है? 1931 में पूरा हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश सैनिकों की याद में जो प्रथम विश्व युद्ध एवं एंग्लो अफगान युद्ध में मारे गए थे बनाया गया था। अमर जवान ज्योति भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में मारे गए भारतीय जवानों के सम्मान में बनाया गया है। और 21 जनवरी 2022 को अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया गया है। इनमें कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण। क्या है? ताम्रपाषाण। अग्नि 4 मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 4000 किलोमीटर। क्या है? 4000 किलोमीटर। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू की गई भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल का नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा विजियो नेक्स्ट। क्या है? विजियो नेक्स्ट है। विजियो नेक्स्ट जो है भारत की पहली फैशन पूर्वानुमान पहल है, जिसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है, जो फैशन उद्योग के लिए रुझान संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए एआई और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या होगा? इसे लिख सकते हैं a प्लस सी बराबर क्या है? माइनस बी। क्या है? माइनस बी। एक तो हमारे पास ये आ गया। अब समीकरण का x का मान कितना होगा? ये समीकरण का तो मान होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इक्वेशन होता है। यहाँ पर रख देते हैं माइनस बी की जगह पर a प्लस सी रख देते हैं, तो a प्लस सी रख दिए प्लस माइनस, और माइनस बी की जगह पर क्या है? a प्लस सी रखें, तो ये है a प्लस सी के होल स्क्वायर और ये माइनस 4ac, अब बटा क्या हो जाएगा? 2a। a प्लस सी को भी तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac होगा। अब माइनस 4ac है तो प्लस 2ac माइनस 4ac 2ac बचेगा। तो यानी इसे क्या है, हमें लिख सकते हैं क्या है? a प्लस सी, एक प्लस का ले लेते हैं और यह होगा a माइनस सी के होल स्क्वायर, क्योंकि यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac था, अब माइनस 4ac था। जब ये घटेगा तो कितना? माइनस 2ac। इसको लिख सकते हैं माइनस सी के होल स्क्वायर बटा 2a। अब इसे क्या कर देते हैं? a प्लस सी, एक बार प्लस का चिन्ह लिए हैं तो ये हो गया a माइनस सी स्क्वायर, अंडर रूट वाला खत्म हो गया बटा 2a, यानी हो जाएगा कितना? तो ये सी खत्म हो गया, 2a बटा 2a बराबर 1 आ गया। एक बार हमें माइनस का ले लेते हैं, यानी a प्लस सी माइनस ये हो जाएगा कितना? अंडर रूट a माइनस सी के होल स्क्वायर, यानी a प्लस सी माइनस हो जाएगा a माइनस सी बटा 2a, ये बटा 2a है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 2c बटा 2a, 2 कट गया, c बटा a हो गया, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नमिता अकेले किसी कार्य को 33.1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिनों में पूर्ण होता है। नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यहाँ पर कह रहा है कि 33.1/3% बराबर 1/3, शेष कितना बचा? शेष बचा 2/3, शेष जो बचा है वो 2/3 बचा है। अब कह रहा है कि नमिता जो है, नमिता 1/3 भाग जो करती है वो 16 दिन में, एक भाग कितने दिन में करेगी? 48 दिन में। और बॉबी जो है, बॉबी है 2/3 भाग करती है, टोटल 28 दिन में हुआ, 16 दिन तो नमिता कर चुकी थी, यानी 12 दिन में। तो एक भाग करेगी कितने दिन में? तो ये करेगी 18 दिन। क्या है? 18 दिन में। एक भाग जो बॉबी का है 18 दिन में। अब दोनों का जो है एक करते 48 दिन में, एक 18 दिन में है, तो समय लगेगा अगर साथ में करेगा तो कितना? तो 48 गुना 18 बटा 48 प्लस 18। लेकिन वो एक काम को करना कितना? 11/16 भाग होते, 11/16 से गुना कर दीजिए। आंसर जो काट पीट के कीजिएगा तो यही हमारा 9 दिन आ जाएगा। आंसर जो हमारा है बी हो जाएगा। पहले क्या है, जितना वो कार्य किया है तो बचा 2/3, 1/3 भाग को 16 दिन में कर रहा है, एक भाग को 48 दिन में। बॉबी 2/3 भाग को 12 दिन में कर रहा है। क्यों? क्योंकि 28 दिन में पूरा खत्म हुआ है, 16 दिन वो कर चुका है, तो ये 12 दिन ही बचा।
तो एक भाग को कितना में करेगा, 18 दिन में करेगा। तो एक एक भाग 18 दिन 48 दिन, तो समय कार्य किया है तो बचा 2/3। तो 1/3 भाग को 16 दिन में कर रहा है, तो एक भाग को 48 दिन में। बॉबी 2/3 भाग को 12 दिन में कर रहा है, क्यों? क्योंकि 28 दिन में पूरा खत्म हुआ है, 16 दिन वो कर चुका है, तो ये 12 दिन ही बचा। तो एक भाग को कितना में करेगा, 18 दिन में करेगा। तो एक एक भाग 18 दिन 48 दिन, तो समय कितना लगेगा, ये इतना समय लगना चाहिए, लेकिन 11/16 भाग को कह रहा है, तो फिर 9 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद सकता है। 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, M1D1/W1 बराबर M2D2 बटा W2, यानी 10 व्यक्ति जो है 8 दिन में खोदता है कितना, 50 फीट। तो कह रहा है कि M2 जो है 10 दिन में कितना है, 10 दिन में 100 फीट गहरा कितना आदमी खोदेगा। तो M2 बराबर जो हो जाएगा 10 गुना 8 गुना 100 बटा 50 गुना 10, ये 2 बार में ये 10 कट गया, यानी हो जाएगा कितना, 16 दिन। आंसर हमारा आ गया 16 दिन। 96 को अगर हम लिख सकते हैं कि 1/3 गुना 1/6 के पावर -1 और भागा किया गया है 1/3 से। इसे लिख सकते हैं 18 भागा 1/3, यानी हमारे पास हो जाएगा कितना, तो 18 गुना 3 54 हो जाएगा। क्या है, 54। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु की 1/3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 86 वर्ष हो जाएगा। अरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। माना कि अरुण की आयु जो है वो क्या है, x वर्ष है। क्या है, x वर्ष है। तो चाचा की आयु जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x वर्ष। क्या है, 3x। अब प्रश्न से 10 + x + 3x बराबर कितना है, 86। तो x बराबर हो जाएगा 86 - 10/4, यानी 76/4 हो जाएगा 19 वर्ष। क्या है, 19 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दी गई तालिका को अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ पर कह रहा है कि ABCDEF संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित छात्रों की संख्या 2015 में संस्थान A, C और E में BC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2016 में संस्थान ADF नामांकित छात्रों की कुल संख्या से x% अधिक है। 2x का निकटतम मान हमें ज्ञात करना है। तो 2015 में संस्थान A, C और E का जो है नामांकित छात्र कुल संख्या कितना है, 150 + 220 + 200 बराबर कितना है, 570 है। 2016 में कितना हो जाएगा, ये 2015 में है। 2016 में ADF का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 165 + 175 + 200 बराबर कितना हो जाएगा, 540। यह है नामांकित छात्रों की कुल संख्या। x% बराबर हो जाएगा 570 - 540 बटा 540 गुना 100, ये हो जाएगा 5.55% हो जाएगा। अब कह रहा है 2x निकालना है, 5.55 गुना 2 बराबर 11.1%। क्या है, 11.1 हो जाएगा। 2x का मान कितना होगा, 11.1 हो जाएगा। निम्न बार ग्राफ में दो कंपनियां ए और बी द्वारा वर्ष 2010 से 2015 तक चाय के निर्यात को लाख टन में निरूपित करता है। एक्स अक्ष वर्षों को निरूपित करता है, तो वाई अक्ष निर्यात की गई चाय की मात्रा को लाख टन में निरूपित करता है। तो यहाँ से निकालना है कि 2011 और 2014 में कंपनी बी के कुल निर्यात का 2012 और 2015 में कंपनी ए के कुल निर्यात से अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 2011 और 2014 में कंपनी बी का कुल निर्यात कितना है, 75 + 200 कितना है, 275 लाख टन है। और 2012 और 2015 में कंपनी ए का कुल निर्यात कितना है, निर्यात की बात करते हैं कंपनी ए का, तो यह है 120 प्लस कितना, 220 बराबर 340 है। अभिष्ट अनुपात बराबर जो हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा 275 बटा 340, यानी 55.68। 55.68 किसमें, ऑप्शन ए में है। थोड़ा सा भी अगर गलती कीजिएगा तो 68.55 भी दिया हुआ है। आंसर जो होगा ए होगा। पाई चार्ट में किसी कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या का जो है वो ब्रेकअप दिया गया है। कर्मचारियों की कुल संख्या 2400। किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या जो है वो 600 है। तो 600 बटा 2400 गुना 360 डिग्री बराबर क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका, तो वो कंपनी क्या है,
ए का है, ये डी का है। कंपनी जो है 90 डिग्री है, ए बी सी डी है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कंपनी डी का जो है वो 90 डिग्री आ जा रहा है, तो डी हो जाएगा।